नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल के बारे में और उस फसल का नाम है पिजन पी। पिजन की पी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिजन पी को रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसको तुअर भी कहा जाता है, हिंदी में इसे अरहर कहा जाता है। इसमें आज हम लोग फाउंडेशन बैच का 17वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है, नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषाओं में आप लोगों को आराम से मिल जाए। इससे इस नोटबुक की मदद से आप अपनी खुद की नोटबुक बना सकते हो जो कि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में मदद मिलेगी। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तमाम वैकेंसी आती है उसका अगर वनडे एग्जाम है, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले अगर उसमें एलिजिबल है, तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट होने वाला है। इसको खरीद लेने के बाद, इसको कायदे से पढ़ लेने के बाद आपको अलग से कहीं से कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, कहीं से कोई नोटबुक और कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके जो कुछ भी आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है अरहर। अरहर के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अरहर का जो बोटेनिकल नेम होता है, जिसको हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, तो अरहर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरहर का बोटेनिकल नेम होता है कैजेनस कजान। ठीक, कजानस कजान इसका बोटेनिकल नेम होता है। इस तरीके के पॉड में इसकी फलियां लगती हैं और ऐसे इसकी दाल होती है। और इसको जब निकालते हैं तो इसकी दाल जो होती है दो वो इक्वल टुकड़ों में टूट जाती है क्योंकि ये द्विबीजपत्री होता है। अर्ली जो मैच्योरिंग वैरायटी होती है, जो थोड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती है, उस वैरायटी का नाम है कजनस कजान फ्लेवस। तो ये फ्लेवस जो वैरायटी है ये अर्ली मैच्योरिंग है, मतलब ये जल्दी मैच्योर हो जाती है। बाकी कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो लेट मैच्योर होती है, जिसको हम कहते हैं कजनस कजान बाइकलर। क्योंकि बाइकलर वैरायटी होती है, बाइकोलर, ये बाइकलर जो वैरायटी है ये थोड़ी सी लेट से मैच्योर होती है। बोले तो इसका जो मैच्योरिटी का टाइम होता है वो ज्यादा होता है। किस तरीके से होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ इसकी फसलें ऐसी होती हैं जो कि 4-5 महीने में तैयार हो जाती हैं और कुछ ऐसी फसलें हैं जो 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगाती हैं। तो जो जल्दी तैयार होती हैं वो हमारी होती हैं कैजेनस कजान फ्लेवस, और जो लेट से तैयार होती है उनको कहा जाता है कैजेनस कजान बाइकलर। फैमिली की बात करें तो ये पेपलिनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम कहते हैं फेबेसी फैमिली या लेगुमिनेसी फैमिली। ये पेपलिनियोसी फैमिली जो है ये एक सब फैमिली होती है हमारी लेगुमिनेसी फैमिली की। लेगुमिनेसी नया नाम है, फेबेसी पुराना नाम है, और उसी लेगुमिनेसी फैमिली से एक सब फैमिली बनी है जिसका नाम है पेपलिनियोसी। तो पेपलिनियोसी जो फैमिली होती है उसी से ये जुड़ा हुआ फसल है। कॉमन नेम की बात करें तो इसको पिजन पी के नाम से जाना जाता है, अरहर के नाम से जाना जाता है, तुअर और रेड ग्राम, ये तीन चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहर, तुअर और रेड ग्राम, ये तीन चार दालें इस तरीके की अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे इसकी एटमोलॉजी की। तो जो कैजनस यहाँ पर शब्द है, ये कैजनस शब्द है वो मलाई वर्ड से मिलकर बना है। वो उस वर्ड का नाम होता है कैट, कैटसैग या फिर कैटजंग। ये कैटसैग या कैटजंग जो होता है जिसका मतलब क्या होता है, पोड या फिर बीन्स। यानी कि कैजनस जो है तो एक मलाई शब्द होता है, मतलब मलय लैंग्वेज का एक भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब पोड या बीन होता है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको जो दालें ये दिख रही हैं ये सभी दालें पोड में लगती हैं, बोले तो ये बीन में लगती हैं, इनकी फलियां लगती हैं। इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो अरहर की जो क्रॉप होती है एक मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेगुमिनस क्रॉप है, यानी कि ये कैसी है, एक दलहनी फसल है। तो हर दलहनी फसल की वजह से, हर दलहनी फसल की तरीके से ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करती है। अब जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है तो एक तो बायोलॉजिकल जो कंटेंट है मिट्टी में वो भी बढ़ेगा, नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके अलावा अरहर का जो पौधा होता है इसकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक जाती हैं। अब इसकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक जाने की वजह से एक इसको फायदा होता है कि मिट्टी के नीचे जो एक हार्ड सी परत होती है, जब हम बार बार कंटिन्यूस खेती करते रहते हैं तो हमारे खेत में जब बड़े बड़े इक्विपमेंट चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं, तो मिट्टी के जो नीचे की एक थोड़ी सी परत होती है 50-60 सेंटीमीटर के नीचे वाली,
वो जो परत है वो हार्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, इतना ज्यादा हार्ड हो जाती है कि उसमें रूट का पेनिट्रेशन आसानी से नहीं होता है। इसके अलावा जो पानी सोखने की क्षमता है, जो पर्कुलेशन होता है वाटर का, ये भी बहुत ज्यादा घट जाता है। तो जब हम अरहर की खेती करते हैं तो अरहर की खेती करने से क्या होता है कि इसकी जो जड़ें हैं ये 2 मीटर तक गहराई में जाती हैं। तो अरहर की जड़ें जब 2 मीटर तक गहराई में जाएंगी तो ये जो मिट्टी की नीचे जो एक हार्ड सी परत होती है उस परत को तोड़ने का काम करती है। इन्हीं सभी फायदों की वजह से इसको मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप कहा जाता है। अगर हमने कोई एक ऐसी फसल ग्रो कर रखी है जिसकी वजह से हमारे खेत की जो उर्वरा क्षमता है वो खत्म हो गई है, या ऐसी फसल ग्रो करी थी जिसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, तो उस फसल के तुरंत बाद हमको अरहर की फसल की खेती जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे जो खेत के अंदर जो, ऐसे समझो कि खेत के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है और फर्टिलाइजर का जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, न्यूट्रिएंट जो है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है, तो अरहर की जो फसल होती है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। इसको आप ध्यान से समझ लेना। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है, तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसमें जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें जो होता है वो कितना होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इसमें लगभग लगभग 20% के आसपास होता है। कितना होता है, मात्र इसके अंदर 20% के आसपास क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बाकी कैसा होता है, बाकी इसके अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इस चीज को आप जरूर ध्यान देना। तो सेल्फ पॉलिनेशन कितना हो रहा है, 80%। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई फसल ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है तो वो कैसी फसल है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इसमें कभी कभी थोड़ा अक्सर पर परागण होता है। बाकी कैसा है, एवरेज जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो 20% है। बाकी कैसा हो रहा है, बाकी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और अगर ऐसे हो जाए, ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, यहाँ पर एक बहुत कंफ्यूजिंग सा टर्म होता है, ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन में जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो 20% या उससे कम ही रहता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ये कितना होता है, ये 80% के आसपास होता है। अब इसको ध्यान से समझना। जहां सेल्फ पॉलिनेशन है वहां क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा है, और जहां क्रॉस पॉलिनेशन है वहां सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा है, मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ये चीजें जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो हमारी जो अरहर की फसल होती है वो कैसी होती है, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसके अंदर एवरेज जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो 20% के आसपास होता है। बाकी जितना होता है वो सभी सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ही होता है। ए प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैनी फ्लावर, जो कि 10% पॉड में बदलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी पौधे के अंदर 100 फ्लावर लगे हुए हैं, तो ये 100 फ्लावर आगे चलकर केवल इस 100 फ्लावर में से केवल 10 फ्लावर जो होंगे ये पॉड से में बदल पाते हैं। बाकी जो 90 फ्लावर बच रहे हैं, ये 90 फ्लावर या तो सूख जाएंगे या तो फिर ये गिर जाएंगे। मतलब ये 100% पॉड के पास तक पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब पॉड डेवलपमेंट के स्टेज तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये पहले गिर जाते हैं या किसी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इनके फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर तमाम तरीके की दिक्कत हो जाती है, जिससे ये पॉड डेवलपमेंट उनका प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं तो जो क्लाइमेट है काफी हार्डी क्रॉप होती है। हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में लगभग ये उग जाती है। पीजन पी जो होता है उसको ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है। टेम्परेट रीजन में इसको ग्रो नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी वाला अगर रीजन है तो उसमें ग्रो नहीं किया जा सकता। एक चीज इसमें और होती है कि अगर यहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई अरहर के खेत में, तो अरहर की फसल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वाटर जो लॉगिंग कंडीशन है, ये वाटर लॉगिंग कंडीशन को ये सस्टेन नहीं कर सकता। तो वाटर लॉगिंग खेत में नहीं होना चाहिए, जल भराव। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे ग्रो हो सकता है। टेम्परेचर कैसा, 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रेनी सीजन में टेम्परेचर है बोले तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी बरसात का जो मौसम है उस सीजन में 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो बढ़िया है। और 17 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रेनी सीजन के बाद यानी कि ठंडी में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
इसके बीच में इस तरीके का जो टेम्परेचर है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो अरहर की फसल है वो ग्रो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेनफॉल में अगर हम देखें तो मीन जो एनुअल रेनफॉल होना चाहिए वो 600 से लेकर 1400 मिलीमीटर होना चाहिए, जिसमें से 80 से 90% जो रिसीव होना चाहिए वो कब होना चाहिए, वो रेनी सीजन में ही हमको मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 600 मिलीमीटर जो बरसात हो रही है, तो इस 600 मिलीमीटर में से लगभग लगभग आप ऐसे समझो कि 550 मिलीमीटर के आसपास जो बरसात है, ये केवल और केवल इसी बरसात के मौसम में हो जाना चाहिए। बोले तो जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में इसकी ज्यादातर बरसात मिलनी चाहिए। एक चीज और समझो कि अरहर की जो फसल होती है, इसका जो रूट होता है वो बहुत नीचे तक जाता है। कितने नीचे तक? ये लगभग 2 मीटर नीचे तक जाता है। अब 2 मीटर नीचे तक जाने की वजह से ये बहुत जमीन के बहुत नीचे से भी पानी खींच लेता है। इस वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डिएस्ट क्रॉप एमंग पल्सेस क्रॉप। जितने भी हम दाल वाली फसलें ग्रो करते हैं, उन सभी दाल वाली फसलों में जो हमारी अरहर है, ये सबसे ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है। इस ये पानी की कमी में बहुत हद तक ये सस्टेन कर जाती है। आगे हम बात करेंगे इसके ग्रोइंग सीजन की। तो जो अरहर की फसल होती है, अगर कोई पूछे तो आप उसको बता देना कि ये खरीफ सीजन की फसल होती है, अरहर की फसल, जो कि ग्रो किया जाता है 120 दिन से लेके 180 दिन में। मतलब कई बार ये 4 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर ये ग्रो होती है। कुछ कुछ ऐसी वेराइटीज जो हैं जो कि 8-10 महीने भी लगा देती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। कुछ इसमें अरहर की जो वेराइटीज हैं वो पैरानियल भी होती है, मतलब एक बार आप बुआई करोगे तो कई साल तक उसमें फ्लावरिंग होती रहती है और फ्रूटिंग होती रहती है, मतलब उसमें पॉड बनते रहते हैं। ग्रोइंग स्टेज की बात करें तो प्रोमिनेंट जो ग्रोइंग स्टेट्स की बात करें तो इसमें जो मेजर पिजन पी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, उसमें हमारा महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर आता है। फिर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मतलब मेजर मेजर जो बड़े बड़े स्टेट हैं जहाँ पर खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है, उन सभी स्टेट्स में इसकी खेती आराम से हम कर सकते हैं। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोई भी सॉइल है जिसका जो पीएच है, इट रिक्वायर लाइट टेक्सचर सॉइल, यानी कि टेक्सचर लाइट टेक्सचर सॉइल हो, ब्लैक सॉइल नहीं। क्योंकि ब्लैक सॉइल होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अगर ब्लैक सॉइल हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो पानी बहुत देर तक खेत में रुका रह जाएगा, तो अरहर की फसल खराब होगी। वेल ड्रेनेड सॉइल होनी चाहिए, मतलब ड्रेन अच्छा होना चाहिए, जल निकासी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। पीएच रेंज 5 से 8 अगर है, यानी कि हल्का सा क्षारीय अगर मिट्टी है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर सैलिनिटी यानी कि क्षारीयता अगर 8 से ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत होगी। 5 से 8 तक आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हो, यानी कि हल्की क्षारीय से लेके हल्की अम्लीय तक किसी भी कंडीशन में इसकी खेती कर सकते हो। बस बशर्त ये है इसमें कि 8 पीएच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 पीएच से ज्यादा हो गया इसके अंदर सैलिनिटी, तो फसल अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगी। ड्रॉट टॉलरेंट की बात करें तो इट हैज ए कैपेसिटी टू टॉलरेट मॉइस्चर स्ट्रेस टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज ऑफ डीप टैप रूट सिस्टम। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अरहर की जो फसल होती है, इसके अंदर डीप एंड टैप रूटेड सिस्टम पाया जाता है। ये जो इस तरीके का रूट सिस्टम होता है, इसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारी एक ये मेन जड़ होती है, इस मेन जड़ से यहाँ पर प्राइमरी जड़ निकलती है, फिर यहाँ टर्सरी निकलती है, और टर्सरी से फिर यहाँ पर मूल रोम निकलते हैं। तो इस तरीके का जो जड़ होती है, इसमें आपको दिख रहा होता है साफ साफ कि ये हमारी जो है ये मेन जड़ है। तो इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। जो मक्का है, मक्के के अलावा जो वीट है, वीट के अलावा राइस है, सोरगम है, ज्यादातर जो हमारी घास कुल की फसलें हैं, घास कुल की, इनमें सब के अंदर कैसा रूट सिस्टम पाया जाता है? फाइबरस रूट सिस्टम। और जितना हमारी दलहनी कुल की फसलें हैं, इन सब के अंदर कैसा पाया जाता है? टैब रूट सिस्टम। टैब रूट सिस्टम वाली जो फसलें होती है ज्यादातर ये द्विबीजपत्री होती हैं। कैसी होती हैं? ये द्विबीजपत्री होती हैं, डाइकोटिलिडनस, द्वि द्विबीजपत्री। ठीक। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं, एक बीज पत्री पौधे होते हैं। अधिकतर की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे फाइबरस रूट सिस्टम है, इसमें पता नहीं चलता है कि मेन रूट इसमें से कौन है, क्योंकि इसमें जितनी रूट निकली रहती है सबकी मोटाई और लेंथ लगभग सबकी बराबर होती है। इसीलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें से प्राइमरी रूट कौन सी। जैसे इसमें हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये देखो प्राइमरी रूट है, इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको अपस्थानिक जड़ें या फिर इसको एडवांटेटियस रूट्स कहते हैं, फाइबरस रूट्स भी कहते हैं।
और ये हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, या फिर और ये काफी ज्यादा नीचे जगह जाता है। ये कितने नीचे तक जाता है? ये 2 मीटर तक जाता है। अरहर अगर की फसल देखें, अरहर की फसल में ये 2 मीटर गहराई तक जाता है। इसके अंदर जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। देखो ध्यान से समझना, जो जर्मिनेशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो हमारा हाइपोजियल होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। एक होता है इपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है, इसमें जो कॉटिलिडन होता है, क्या कहते हैं उसको, इसमें जो कॉटिलिडन होता है वो कहाँ रह जाता है? वो जमीन के नीचे ही रह जाता है। और इसमें इपीजियल में जो कॉटिलिडन होता है जमीन के बाहर आ जाता है। कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन जिसको सीड वाली लीफ कहते हैं। सीड वाली क्या होता है? सीड वाली लीफ। जब आप देखते होंगे कोई नया पौधा जब ग्रो होता है, दलहनी पौधा, तो उसकी जो दो नई पत्तियां होती हैं वो दो नई पत्तियां इस आकार की थोड़ी सी होती हैं, इस तरीके से। यहाँ पर ऐसा लगेगा और यहाँ पर नीचे सीड होगा, इस तरीके से निकलती हैं। तो ये जो दोनों पत्तियां निकल रही होती हैं, ये सीड के बीज पत्र से निकली हुई दो पत्तियां होती हैं। तो ये जो दोनों पत्तियां होती हैं, इसी को अगर ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। और अगर नहीं निकलेगा तो उसको हाइपोजियल बोलेंगे। अधोभूमिक और भूम्योपरिक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूम्योपरिक अंकुरण। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अधोभूमिक अंकुरण। क्या होता है? अधोभूमिक अंकुरण। यहां तक बात समझ गए? तो ये जो अधोभूमिक अंकुरण होता है, इसमें बीज पत्र नीचे ही रह जाता है। क्या बोलेंगे इसमें? इसमें जो कॉटिलिडन होता है ये कहाँ रह जाता है? कॉटिलिडन यानी कि बीज पत्र क्या होता है? बीज पत्र जमीन के नीचे, बीज पत्र नीचे ही रह जाता है। ठीक, रह जाता है इस वाले में। और इसमें क्या होता है? इपीजियल में, इसमें बीज पत्र जो होता है, बीज पत्र बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अभी बाहर कैसे निकल जाएगा? जब जर्मिनेशन होता है तो कॉटिलिडन जो होता है वो सीड के साथ ही कई बार बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाएगा तो इपीजियल हो जाएगा, और नहीं निकलेगा तो हाइपोजियल हो जाता है। तो अरहर के केस में कैसा होता है? हाइपोजियल होता है, यानी कि इसका जो बीज पत्र होता है ये बाहर निकल के नहीं आता है। अब यहाँ एक शब्द होता है सीड कोट। ये थर्मल एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द सीड कोट। एक थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे जो सीड का जो कोट होता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बीज चोल कहते हैं। जो एक छिलका होता है सीड के ऊपर, आप लोगों ने पतला सा छिलका देखा होगा। जब हम दाल निकालते हैं इसकी, अरहर की या मटर की कोई भी दाल निकालते हैं, तो इसको ऊपर का छिलका निकल जाता है जब हम पॉलिश करते हैं। तो ये जो छिलका होता है, इसी छिलकों को बीज चोल कहते हैं। इस बीज चोल को तोड़ने के लिए सीड कोट को थोड़ी सी थर्मल एनर्जी की जरूरत होती है। इसके बाद ये सीड कोट टूट जाता है और हमारा जर्मिनेशन तब जाके स्टार्ट होता है। सोइंग टाइम की बात करें तो जो सीड रेट है और सोइंग टाइम इसका है पिजन पी का, ये पूरे भारत में अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से ग्रो किया जाता है। अगर मीडियम और अर्ली पिजन पी हमको ग्रो करनी है तो अप्रैल के महीने में इसको ग्रो कर लेंगे फॉर डबल क्रॉपिंग। इसमें हम अगर अप्रैल के महीने में ग्रो करेंगे तो एक साल के अंदर हम इसमें आराम से 2 फसल ग्रो कर लेते हैं। अगर लेट में हम ग्रो कर रहे हैं तो ये जुलाई के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में करेंगे। अगर रबी सीजन में कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में करेंगे। पंजाब और हरियाणा में ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में किया जाता है। यूपी और नॉर्थ राजस्थान में ये कब करते हैं? सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ जून में करते हैं। तो अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई जून तक करते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो इस तरीके से आप समझो कि इसको रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन में इसको आराम से हम ग्रुप कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके सीड रेट की। तो जो अर्ली जो पिजन पी होता है, यानी कि अगर जल्दी तैयार होने वाला पिजन पी है, तो उसको 15 से 18 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इसमें जो पौधा होता है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती। अब जब अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, पौधा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो पौधे को हम बहुत पास पास में लगा सकते हैं। और जब पौधे को पास पास लगाएंगे तो हमारा जो सीड रेट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लेट सोइंग कर रहे हैं तो लेट सोइंग के जो पौधे होते हैं वो बहुत देर तक ग्रो होते हैं। और सॉरी, लेट पिजन पी है जो लेट में मैच्योर होता है, उसके सीड जो होते हैं जब हम उनको ग्रो करते हैं तो उनसे जो पौधे निकलते हैं वो पौधे अपना वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा करते हैं। अब अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा करेंगे तो हमको स्पेसिंग इनकी जो है वो दूर दूर रखनी पड़ेगी। और अगर हम स्पेसिंग दूर दूर कर देंगे तो हमारा सीड रेट घट जाएगा।
और अगर वहीं बडेड प्लांटिंग करनी है तो केवल 2 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसमें अरहर और तुअर में कुछ अंतर होता है। जो तुअर की दाल होती है थोड़ी सी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है और इसकी जो फलियां होती है थोड़ी सी छोटी छोटी होती हैं। लेकिन जो हमारी अरहर है ये कैसा होता है, थोड़ा सा इसकी जो प्लांट की हाइट होती है ये थोड़ा बड़ी होती है और ये लेट मैच्योरिंग होती है, लगभग साल भर लग जाता है इसको ग्रो करने में। और इसको साल भर मतलब 6 महीने से ज्यादा लग जाता है और ये हमारा धान गेहूं के जैसे ही 3-4 महीने, 4 महीने में, 5 महीने में तैयार हो जाती है। प्लांट की हाइट की बात करें तो जो हमारी अरहर होती है इसमें 5 से 6 मीटर हाइट तो हो जाती है, सॉरी 5 से 6 फीट हाइट हो जाती है और इसमें 2 से 3 फीट की हाइट रहती है, मतलब इसमें कम रहता है इसमें ज्यादा होता था। फ्लावरिंग की बात करते हैं तो इसकी जो फ्लावरिंग होती है दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में होती है और तुअर की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होती है। रेड वाइन की बात करूं तो इसमें रेड वाइन प्रेजेंट रहती है, तुअर में एब्सेंट रहती है। पॉड की जो मैच्योरिटी है वो सिंक्रोनाइज होती है, एक साथ ही जितने भी इसमें पॉड होते हैं सब मैच्योर हो जाते हैं। जबकि तुअर में जितने भी पॉड हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो शायद इसको 1 से 2 बार हमको तोड़ना पड़ता है, जिससे कपास में कई बार तुड़ाई होती है। इस तरीके से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। वैसे खेत में अगर पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ ही लगभग लगभग पक जाता है। लेकिन इसमें जो पकने का टाइम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ग्रेन पॉड के बारे में बात करें तो मोर 5 से 7, एक पॉड में 5 से 7 ग्रेन होते हैं और इसमें 3 से 4 ही होते हैं। आगे बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 150 से 180 दिन लग जाता है। जबकि ये 100 से लेके कितने दिन, 100 से लेके 150 दिन के आसपास में ये तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप सीड रेट और इनकी हाइट के हिसाब से, इनके जो दाने लगते हैं उनके हिसाब से कायदे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी अरहर है और कौन सी तुअर होती है। अरहर की दाल थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है और तुअर की दाल थोड़ी सी छोटी छोटी होती है। वैसे होता दोनों सेम ही है, इसमें थोड़ा सा बस अंतर बना दिया गया है जिससे आप थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर अरहर और तुअर दोनों लिखा आ रहा है तो आपको अलग अलग समझना है, और नहीं तो केवल लिख लिख के आ रहा है तो तुअर को अरहर और अरहर को तुअर समझ लेना है। ठीक, यानी कि पिजन पी को तुअर और तुअर को पिजन पी आपको समझ लेना है। यहाँ पर हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। जब हम धान और धान की खेती कर रहे होते हैं, 2 बार हमने लगातार धान की खेती की तो हम एक बार पिजन पी की खेती जरूर करते हैं। ग्राउंडनट के साथ पिजन पी की खेती कर सकते हो और इसकी हार्वेस्टिंग करके फिर सोरगम, बाजरा या फिर मेज की खेती कर सकते हो। खरीफ सीजन में इसको लगा दो, रबी रबी सीजन में इसको लगा दो, फिर खरीफ सीजन में आप इसकी खेती कर सकते हो। ठीक, सोरगम, बाजरा इन सब की खेती जो है खरीफ सीजन में कर लो, रबी सीजन में इनको लगा लो। ग्राउंडनट लगा लो, ग्राउंडनट को हार्वेस्ट करके रबी सीजन में फिर पिजन पी लगा लो। उड़द के बाद रबी सीजन में पिजन पी लगा लो। सोयाबीन के बाद रबी सीजन की पिजन पी लगा लो। या पिजन पी और उड़द की खेती एक साथ कर लो खरीफ सीजन में, और रबी सीजन में फिर इसमें गेहूं लगा लो। मूंग बीन की खेती कर लो, उसके बाद फिर पिजन पी की खेती कर लो। तो मूंग को खरीफ में लगा लो और पिजन पी को फिर रबी सीजन में लगा लो। या इसके साथ साथ इसको जायद में कर लो मूंग को, तो इसके बाद फिर इसको भी खरीफ में कर लो। इस तरीके से पिजन पी जो है पिजन पी की खेती कर लो, फिर पिजन पी के बाद खरीफ में कॉटन लगा लो। तो ये हमारा रबी में पिजन पी हो गया और खरीफ में कॉटन हो गया। तो इस तरीके के तमाम क्रॉप रोटेशन हम लगा सकते हैं क्योंकि इसको खरीफ और रबी दोनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजर की। तो स्टार्टर डोज के रूप में केवल स्टार्टर डोज के रूप में 20 से 25 किलोग्राम फर्टिलाइजर इसमें देने की जरूरत पड़ती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं, सभी दलहनी फसलों में हमें नाइट्रोजन देने के लिए केवल स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब हम सोइंग कर रहे होते हैं सीड की, उसी समय हमें 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देनी पड़ती है। इसके बाद जैसे जैसे पौधे की रूट डेवलप हो जाती है तो रूट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर पौधे को दोबारा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन केवल एक टाइम जरूरत पड़ती है, और वो कब जरूरत पड़ती है, जब हमारा पौधा बुआई के लिए जा रहा हो, यानी कि सीड की जब हम सोइंग कर रहे होते हैं। अगला है फॉस्फोरस, इसमें 50 से लेकर 65 किलोग्राम के आसपास तक फॉस्फोरस देते हैं। पोटास की बात करें तो 20 से लेकर 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर के आसपास इसमें पोटेशियम देते हैं। जिंक 2 से 4 पीपीएम जिंक का स्प्रे करते हैं। 0.5% का जिंक सल्फेट का अगर स्प्रे कर दोगे तो इससे जिंक की जो कमी है वो दूर हो जाती है। इसके साथ साथ कैल्शियम जो है 0.25% लाइम का इस्तेमाल करके हम कैल्शियम की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जो जिंक की डिफिशियंसी होती है वो रेक्टिफाई की जा सकती है 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम लाइम पर हेक्टेयर डाल। अगर हमको लग रहा है कि हमारे खेत में जिंक की कमी है
तो हमको क्या करना चाहिए, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले लो और 2.5 किलोग्राम चूना ले लो, इन दोनों को मिला लो और दोनों को मिलाने के बाद फिर हमारे खेत में डाल दो। तो इससे क्या होगा कि जो जिंक की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। समझ गए। आगे हम बात करते हैं वेराइटी ऑफ पिजन पी बाय ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से कैसा होता है, एक तो होता है एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, मतलब ये बहुत ज्यादा जल्दी तैयार होने वाली फसल है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उपास 120 है, नाम से पता चल रहा है 120 दिन के अंदर अंदर ही तैयार हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको जरूर याद रख लेना। पंत A3 है, इसमें प्रभात वैरायटी बहुत अच्छी से, प्रगति वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ICPL 151 है, जागृति वैरायटी, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा अगेती है, T21 है, HY2 है, पूसा 84 है, CO1 है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी होती है। मीडियम ड्यूरेशन में HY1 है, HY3A है, HY5 है। मुक्ता वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और लेट में बात करें तो हमारा बहार है, लक्ष्मी है, ग्वालियर है, इस तरीके की वैरायटी होती है। जिसमें जो सबसे अर्लीस्ट वैरायटी होती है ये उपास 120 होती है। इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये 120 दिन के अंदर ही तैयार होती है, तो इसको उपास 120 नाम दिया गया है। काफी जल्दी तैयार होती है, इसलिए पूछा जा रहा है अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ पिजन पी, ये सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल होती है अरहर की किस्म में अगर हम बात करें। अगला होता है लेट मैच्योरिटी। लेट मैच्योरिटी 120 दिन, उपास 120 है। इसके अलावा मानक है, पारस है और प्रभात है। ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ये अर्लीस्ट वेराइटी में भी 120 आ रहा है, उपास 120 है यहाँ पर अर्लीस्ट वेराइटी में यानी अगेती में। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ये भी। तो बात वही है हर, चाहे अगेती बोल लो चाहे आगे मैच्योर होने की बात बोल लो। अगेती का मतलब देखो कई तरीके से लोग लेते हैं। एक तो अगेती होता है जिसकी बुआई पहले करी जाती है, और एक अगेती होती है जिसकी कटाई पहले करी जाती है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटी है तो उसको आप जल्दी लगा के जल्दी काट भी लोगे। तो ये दोनों तरीके का होता है। अब आप अंदाज लगाओ कि 120 दिन में अगर फसल तैयार हो रही है अरहर की फसल, जहां पर दूसरी किस्म है 180 दिन में तैयार हो रही है, वहीं पर अगर ये 120 दिन में तैयार हो रही है तो 60 दिन मतलब 2 महीने का आपको अंतर दे रही है। तो ये अर्ली वेराइटी नहीं हो जाएगी। तो 120 जो है उपास 120 ये एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी होती है। डिटरमिनेट टाइप की वेराइटी है, इसमें दुर्गा है, सरिता है, पूसा 84 है। सुटेबल फॉर रबी प्लांटिंग अगर करनी है तो शरद है, बहार है, पूसा 9 है। ड्रॉट और टेम्परेचर के प्रति अगर टॉलरेंट जो वैरायटी है वो मानक वैरायटी होती है। इसके अंदर एक स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस पाया जाता है और इसके अंदर बिल्ट डिजीज लगती है। तो ये दोनों जो एक वायरस और एक ये डिजीज, इन दोनों की वजह से अरहर की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक इंसेक्ट लगता है पॉड बोरर। तो ये तीन जो चीजें हैं, पॉड बोरर, बिल्ट और स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस, इन तीनों की वजह से हमारी अरहर की फसल को बहुत नुकसान होता है। इंसेक्ट के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं जो डिजीज है उसके बारे में पैथोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। आगे बात करते हैं, अमर है, नरेंद्र है, अरहर, नरेंद्र, अरहर 1 और आजाद। ये कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो स्टेरिलिटी मोजाइक और बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं। केवल बिल्ट के प्रति जो रेजिस्टेंट वेराइटी हमारी है, अमर है, आजाद है, मारुति है, पूसा 9 है और मुक्ता है। ये सभी जो वेराइटी हैं वो केवल बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं। स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस के प्रति जो रेजिस्टेंट वेराइटी है वो हमारी बहार वेराइटी होती है। और इसके अंदर जो कोड बोरर इंसेक्ट लगता है उसके प्रति जो रेजिस्टेंट है वो है हमारी आशा, ICP 332, ICP 1903 और ICPL 84,660। ये कुछ वेराइटी हैं जो कि पॉड बोरर से रेजिस्टेंट होती हैं। इसमें पॉड बोरर वाली समस्या नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ पिजन पी। दुनिया में अरहर की सबसे पहली हाइब्रिड वेराइटी कौन सी थी? ICPH8। ये ICPH8 जो वेराइटी थी ये कहाँ से निकाली गई थी? ICRISAT एक्रीसेट जो है हैदराबाद में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की वजह से इसको बनाई गई थी। ध्यान से समझना, इसमें क्या किया गया था, एक मेल पौधा लिया गया था और एक फीमेल पौधा लिया गया था। ठीक, पौधे के दो पार्ट थे, एक मेल था एक फीमेल था। इसमें जो जेनेटिक स्टेरिलिटी पाई गई थी वो जेनेटिक स्टेरिलिटी मेल के अंदर पाई गई थी, यानी कि जो ये मेल पौधा था ये जेनेटिकली स्टेराइल था, इसकी फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी चीजों को, इसका जो मेल था वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो अगर मेल इसका स्टेराइल है, मेल काम का नहीं है, तो फीमेल इसकी काम की होगी और फीमेल ये दूसरा होता है। तो यहाँ का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का यहाँ चला आएगा। ध्यान से समझो कैसे हो रहा है।
वैसे मैं इसको डिटेल में अगर आपको बताऊंगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी। फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि इसमें जो मेल था, जैसे जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो इसमें एक पौधा मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो जेनेटिक जो मेल स्टेरिलिटी होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में ऐसा होता है कि आनुवांशिक रूप से जो एक पौधा होता है उसका मेल काम का नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर पौधा है फीमेल और यहाँ पर मेल है, तो ये जो पौधा फीमेल के तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर भी तो मेल होगा, और ये जो मेल के तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर भी फीमेल होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल है इसका जो मेल होगा वो स्टेराइल होगा, मेल किसी काम का ही नहीं होगा। तो अगर मेल काम का नहीं है तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन तो होने से रही, जो इसके अंदर 80% सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा था, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें मेल काम का ही नहीं है। तो फीमेल काम का है तो फीमेल को क्या मिल जाएगा, अलग से कहीं से पॉलिन मिल जाएगा, तो ये हमारा हाइब्रिड बना लेगा। तो इसी की मदद से बनाया गया था हाइब्रिड वेराइटी ICPH8। इसके अलावा जो एक कई तरीके की मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, गैमेटोफिटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है। तो अलग अलग तरीके की मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर ज्यादा डिटेल में पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे उड़ा घाइयां पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आप भूल जाओगे बाद में। आगे हम बात करते हैं, दिस वेराइटी मैच्योर इन 130 टू 132, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वेराइटी है, ये वेराइटी जो है ICPH8 वेराइटी, ये 130 से लेके 132 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और इसकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो 20 कुंटल पर हेक्टेयर है, यानी कि एक हेक्टेयर में 20 कुंटल ये उत्पादन देती है। और 130 से लेके 132 दिन के आसपास में ये हमारी जो वेराइटी है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पर किस वेराइटी की बात हो रही थी, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये ICPH8 वेराइटी के हैं। ये कब डेवलप करी गई थी, हैदराबाद में डेवलप करी गई थी, किसके द्वारा, ICRISAT, एक रिसेट जो है हैदराबाद में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, वहीं से ये डेवलप करी गई, सॉरी, हैदराबाद इन 1991, 1991 में हैदराबाद में ये डेवलप करी गई थी। समझ गए यहाँ तक चीजें। आगे अपन बात करेंगे वो क्या है, वीड कंट्रोल। अब क्योंकि ये खरीफ सीजन की फसल है, तो खरीफ सीजन की फसलों में ढेर सारे खरपतवार निकलते हैं, उनको हम कंट्रोल करने के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड पेंडिमेथलिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एलाक्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बेसालिन बोलते हैं। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का मतलब जब इसमें खरपतवार निकल जाएगा तब हम खरपतवार के जर्मिनेट होने के बाद इसमें हम हर्बिसाइड डालते हैं, तो खरपतवार जो उगे रहेंगे उनको नष्ट कर देता है। और जो प्री इमरजेंस होता है, इसमें खरपतवार उगने से पहले ही हम इसको डाल देते हैं खेत में, जिससे खरपतवार उगने ही नहीं पाता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर खरपतवार को कंट्रोल करते हैं। आगे हम बात करेंगे सीड टू पॉड प्रपोर्शन। तो इसमें द प्रपोर्शन ऑफ सीड टू पॉड इज 50 to 60% होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो इसका जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है वो 0.19 होता है, 0.19 होता है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो केवल 19% होता है, कहीं कहीं पर आपको 20% भी देखने को मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा कम होता है, लोवेस्ट होता है किसमें, जितने भी पल्सेस क्रॉप हम ग्रो करते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स में क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब हम कोई फसल ग्रो कर रहे हैं तो उस फसल से हमको फसल के अवशेष कितने मिल रहे हैं और उसके एवज में हमको ग्रेन कितना मिल रहा है। जैसे जब हम भूसे और गेहूं की बात कर रहे होते हैं, तब जब गेहूं की खेती कर रहे होते हैं तो उसमें लगभग 40 किलोग्राम हमको गेहूं मिल जाता है और 60 किलोग्राम भूसा मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम अरहर की खेती करते हैं तो अरहर की खेती में जब हमको 100 किलोग्राम लकड़ी निकलेगी, अरहर की मतलब पूरे पौधे की लकड़ी और पत्तियां ये सब निकलेगी, तो उस 100 किलोग्राम में केवल हमें 19 किलोग्राम, 100 किलोग्राम वो निकल गया तो 19 किलोग्राम हमको क्या मिलेगा, 19 किलोग्राम केवल सीड मिलेगा, जो कि पल्सेस क्रॉप में सबसे कम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप कभी देखे हो अरहर की फसल तो आप देखोगे कि अरहर की जो फसल होती है उसके पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो 5 फीट और 6 फीट तक होते हैं। अब इतना बड़ा पौधा है उसके बाद मोटा हो जाता है और लकड़ियां इसकी बहुत हार्ड सी होती हैं, इन लकड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा मोटा होता है कि कई बार इसको कुल्हाड़ी से और गड़ासे से इसको काटना पड़ता है, ये दराती वाली हांसियों से नहीं कटता क्योंकि पौधे काफी बड़े बड़े होते हैं।
अब जब पौधे इतने बड़े बड़े होंगे तो पौधे का वेट स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो जाएगा, और उसके एवज में अगर हम देखें तो अरहर के जो दाने निकलते हैं वो कम निकलते हैं। तो अगर आपने 100 किलो अगर लकड़ी तोड़ ली है, अगर लकड़ी उत्पादन हुआ है अरहर की फसल से, तो उसमें केवल और केवल 19 किलो अरहर आपको मिलेगी। समझ गए। प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो अरहर के अंदर लगभग 25% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।